नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए साइंस का रिवीजन क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें पूरा साइंस हम सभी कंप्लीट कर लेंगे। आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न इसमें रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा हॉल में, क्योंकि प्रश्न आपका बहुत सारा यहीं से रहने वाला है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, तो प्रश्न आपसे आराम से पेपर में बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आइए पहला टॉपिक से हम सभी देखते हैं यांत्रिकी, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। क्वेश्चन है कि कार्य की इकाई क्या है। तो देखिए, कार्य की इकाई जूल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा की भी इकाई आपका जूल ही होता है। तो ये फैक्ट पर भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। बिल्कुल रैपिड फायर की तरह आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट को वो पूरा कंप्लीट करना है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बारीकी से ध्यान से हर प्रश्न को देखिएगा आप सभी। प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। इसको अगर याद कर लेते हैं और बाकी बात प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो चीज़ें आपका रिवाइज होते चलेगा। एम्पियर मात्रक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पारसेक इकाई है। तो देखिए पारसेक जो है ये आपका दूरी की इकाई होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो देखिए अगर ल्यूमेन की बात किया जाए तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जबकि केंडला की बात किया जाए तो ज्योति तीव्रता होगा केंडला का। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्यूरी की इसकी इकाई है। तो देखिए क्यूरी जो है ये आपका रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा। नीचे देखिएगा आपको हाथ के आकार में आप सभी को एक थंब किया हुआ दिखाई देगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा आप सभी। और उसके बाद इस साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा आप सभी। और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है दाब मात्रक है। तो देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, याद रखिएगा आप सभी। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, केंडला मात्रक है। तो देखिए केंडला जो है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अभी आपको बताए थे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 9 नंबर कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो अभी बताए थे कि ऊर्जा की इकाई जो है वो जूल है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो देखिए खाद्य ऊर्जा को हम सभी किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और बिल्कुल थोड़ा हम फास्ट चलने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और प्रश्न को रिपीट करते चलना है आप सभी को, ताकि चीज़ें आपको याद हो। मेन पर्पस है कि प्रश्न याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए आप। और हम आपको बार बार कहते हैं कि जिस दिन प्रश्न आपको याद करने का क्षमता आ गया, तो समझ लीजिए उस दिन सिलेक्शन आप ही का होने वाला है। तो दबा के प्रश्न को याद कीजिए आप सभी। जितना मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए, भरदम मेहनत कीजिए आप सभी। मेहनत क्या करना है, जैसे थ्योरी पढ़े ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बना के प्रश्न याद कीजिए आप सभी, तभी आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विद्युत का मात्रा की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए लेंस की शक्ति की इकाई की बात किया जाए तो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो देखिए डेसिबल से हम सभी क्या करते हैं, वातावरण में जो ध्वनि की प्रबलता होता है उसी को मापते हैं। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर। अगला है यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। चलिए कोई बता सकते हैं सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसकी एक निश्चित दिशा हो, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। सदिश राशि क्या है, जिसकी एक निश्चित दिशा हो।
और निश्चित दिशा के साथ में परिमाण भी हो, जैसे कह सकते कि वेग हो गया या संवेग हो गया या कोणीय वेग हो गया, ये सभी आपका सदिश राशि का उदाहरण है। इसके अलावा बल भी जो होता है ये सदिश राशि का उदाहरण है, भार भी जो होता है सदिश राशि का उदाहरण है, विस्थापन भी सदिश राशि है, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपका सदिश राशि का उदाहरण है। जबकि द्रव्यमान जो है ये आपका अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता, नहीं परिणाम होता है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल हो गया, चाल की कोई निश्चित दिशा नहीं है, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं है, द्रव्यमान की कोई निश्चित दिशा नहीं है, आयतन हो गया, ताप हो गया, ये सभी अदिश राशि है। समय भी आपका अदिश राशि है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि कौन सा सदिश नहीं है, तो द्रव्यमान सदिश नहीं है, ये आपका अदिश है। अगला है अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि की बात किया जाए तो सबसे पहले सदिश को छांट लीजिए। बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए सदिश राशि नहीं की बात किया गया तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सदिश राशि है कौन सा। वेग, बल, विस्थापन सदिश राशि है, तो आयतन क्या हो जाएगा, ये आपका सदिश नहीं, ये आपका अदिश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो देखिए द्रव्यमान नहीं होगा, लंबाई नहीं होगा, समय भी नहीं होगा, तो वेग बच गया, तो वेग ही आपका सदिश राशि होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की। तो शून्य से जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है उसका जो है कि एक समान त्वरण होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, एक समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो अचानक अगर खड़ा हो जाता है तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया ये होती है न्यूटन की तीसरी गति से, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कई बार आपको बताए थे कि एक नाव पानी में तैर रहा है, इस पे कोई खड़ा व्यक्ति अगर जमीन स्थल पे आता है तो देखिएगा नाव पीछे खिसक जाता है। तो ये क्या हुआ, एक साइड उतरे दूसरे साइड चल गया। तो क्रिया टू प्रतिक्रिया, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, अगर आपके पास क्षमता है तो निश्चित है कि आप घुमा के उसको 2 थप्पड़ दे दीजिएगा। तो ये क्या हुआ, क्रिया टू प्रतिक्रिया हो गया। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है, याद रखिएगा, जो संवेग संरक्षण सिद्धांत देखते हैं, जैसे कहते हैं रॉकेट जो आसमान में उड़ता है या अंतरिक्ष में जाता है वो न्यूटन की तीसरी गति पर ही कार्य करता है, या ऑप्शन में संवेग संरक्षण भी दिया रहता है। जैसे कह सकते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे एक कंबल है, ठीक है, कंबल में बहुत सारा धूल लगा हुआ है, तो जब तक उस पर हम डंडा या झाड़ेंगे नहीं तब तक वो धूल उसी में रहेगा। जिस दिन झाड़ देंगे, अपना बल लगा देंगे, यानी कि बाहरी बल लगा देंगे, उस कंबल से धूलदार निकल जाएगा या जो भी कचरा है वो बाहर हो जाएगा। ये न्यूटन का पहला गति का नियम है। अगला है जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण ये संभव होता है। तो जल में तैरना ये भी आपका तीसरा गति के नियम के कारण संभव है। यहाँ पर भी क्रिया टू प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि जल में जाइएगा तो एक हाथ आगे मरिएगा, उसके बाद पानी को पीछे टारिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रिया टू प्रतिक्रिया हुआ। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम होगा। ये चीजें क्लियर हैं, ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन के किस गति का नियम है। तो अभी बताए थे कि न्यूटन का ये पहले गति का नियम है, यानी कि जो न्यूटन चचा है जो सेब खा के नहीं इतना बड़ा थ्योरी लिखवा दिया, उसी का ये देन है। अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो अभी आपको बताएं कि न्यूटन की पहले गति को नियम को हम भी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी एग्जाम्पल में बताए थे कि रॉकेट जो है ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या न्यूटन की तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बल गुणनफल है। तो जो बल गुणनफल होता है ये किसका होता है,
द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति होगा। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं कि जो भार पृथ्वी पे है वही भार चंद्रमा पर नहीं रहता, वहां पर जाके क्या हो जाता है, घट जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि भार घट जाएगा बट मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि कहते हैं कि जिस आकार का आप थे उसी आकार का रहिएगा। अगर मोटा है तो मोटा ही रहिएगा, बट अगर वजन आपका 100 kg है तो वो घट जाएगा। आप सभी को पता है कि चंद्रमा का वजन की बात किया जाए तो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर किसी भी चीज का मान 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका मान कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। याद रखिएगा, यानी कि चंद्रमा पर जाने के बाद क्या होता है, वजन घट जाता है बट मात्रा अपरिवर्तित रहता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जिस आकार का थे उसी आकार का रहिएगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो घट जाएगा। सिंपल है, जैसे अभी आपको हम बताएं, आराम से कर सकते हैं प्रश्न का आंसर। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं तो क्या होगा। देखिए, भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो ये क्या है, पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। इसे हम सभी क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और ये आपका भूमध्य रेखा है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं, यहां से हम ध्रुव की ओर जाएंगे, तब जो है कि क्या होगा। तो याद रखिएगा, बढ़ेगा। याद रखेंगे आप सभी, क्या बढ़ेगा, मेरा वजन बढ़ेगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वजन बढ़ता है और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर वजन घटता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, ऐसा क्यों। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि नहीं के बराबर है गुरुत्वाकर्षण वहां पे। इसी कारण से क्या है कि यहाँ पर आप जैसे छलांग लगाते हैं तो गुरुत्व के कारण पृथ्वी आपको क्या करता है, नीचे खींच लेता है, बट चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर है। तो वहां पर जैसे छलांग लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर वहां पर चल जाइएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बेसी चल जाइएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं है। तो गुरुत्व नहीं है तो काम क्या करेगा, आप पे कुछ नहीं करेगा, उड़ने लगेगा ऊपर। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों। जैसे कि पहाड़ पर, जैसे ये पहाड़ देखिए, इस पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे झुक कर चढ़ता है। ऐसा क्यों झुक कर चढ़ता है, पता है आप सभी को, वो अपना गुरुत्व को मेंटेन करके रखता है ताकि हम पीछे की ओर ना गिरें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए यानी कि गुरुत्व को मेंटेन करने के लिए रखता है। अगर वहीं पहाड़ पर से अगर वो नीचे उतरना होगा तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, पीछे की ओर सिर करके उतरेगा ताकि आगे हम ना घड़कें। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है, गुरुत्व को मेंटेन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर क्या होता है, पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमने के बाद उसका आयतन बढ़ता है। पानी जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। इसीलिए कभी भी बोतल में देखिएगा तो पानी रखा जाता है और जमाया जाता है तो हमेशा कम पानी रखा जाता है। अगर पूरा बोतल में पानी रख के उसको जमा दीजिएगा तो बोतल फट जाएगा। एक बीकर में पानी बर्फ तैर रही है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। मान लीजिए कि एक बीकर इसमें था, इसमें पानी था, इसी के अंदर में एक बर्फ का टुकड़ा दे दिए हम और बर्फ ऊपर में तैर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, जिसके कारण से वो तैरता है उसके ऊपर में। अगर बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तब पानी का आयतन क्या होगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। तो अभी इसका एग्जांपल हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है या उसका आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन में ई राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का, बी राइट आंसर होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। याद रखिएगा, समुद्र में चलता हुआ जहाज जब ऊपर आएगा तो थोड़ा सा ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों।
मेन है इसका घनत्व ही मेन होगा कि बर्फ पानी में तैरता है जबकि अल्कोहल में डूब जाता है। तो एक ही चीज हो सकता है, क्योंकि बर्फ की तुलना में पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ का कम होता है। वहीं अल्कोहल की बात किया जाए तो अल्कोहल की तुलना में बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है, जिसके कारण से बर्फ उसमें डूब जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, याद रखिएगा, जिसके कारण से बर्फ पानी में तैरेगा, अल्कोहल में डूब जाएगा। अगला है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों, जबकि पानी में स्टील की गोली डूब जाती है? क्योंकि स्टील की गोली का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिसके कारण से वो डूब जाती है। और वहीं पारे में बात किया जाए तो स्टील की गोली का घनत्व पारे की तुलना में कम होती है, जिसके कारण से वो तैरने लगते हैं उसमें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण से उस पर तैरता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित इसका घनत्व रहता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसोबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? तो 1/10 भाग आता है, तो बी राइट आंसर होगा। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। लाइक कर ले आप सभी, बिल्कुल। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? जब 2 टुकड़ा लीजिएगा बर्फ का और उसके बाद आपस में उसको दबाइएगा तो देखिएगा चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण से वो चिपक जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? तो देखिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाइएगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो आप स्याही देखते हैं वो क्या होता है? पेन से बाहर निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें पानी का घनत्व बढ़ जाता है और कम ही तापमान पर जल्दी से उबलना शुरू कर देता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, यह बात संकेत करता है कि मौसम अभी, देखिए वायु दाब मापी में अचानक अगर गिरावट हो तो ये हमें संकेत बताता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफानी मौसम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, तो ऑप्शन में यहाँ बी करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में, याद रहेगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो देखिए वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है ये आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर, जबकि दूध निकालने वाला जो क्रीम था ये किस पर कार्य कर रहा था? ये भी आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? यानी कि सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि किसी भी चीज़ को अगर हम अंतरिक्ष में फेंकते हैं पृथ्वी तल से तो उसका पलायन वेग का मान क्या है, कि उस गति से अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से हम फेंक दें तो पुनः वो पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चीज़ें क्लियर हैं? आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है ये कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटा होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, इसको 11.2 कीजिएगा, फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट पाएगा, ये पृथ्वी का परिक्रमा करते रहेगा। अगला है कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट
त्वरण गति के साथ ऊपर जाती हूँ तब इसको अपना भार क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अगर वही त्वरण गति के साथ नीचे आ रही हो तो भार कम लगेगा, और एक समान के साथ चल रही हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो बताए थे आपको 1/, कितना हो जाएगा, 6 होगा। 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा प्रति आस्था से संबंधित है हुक का सिद्धांत। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। अगर देखिएगा कि कोई भी एक जल ले लीजिएगा आप सभी, एक कप या गिलास में, और उसके ऊपर में तेल डाल दीजिएगा आप सभी, तो देखिएगा तेल जल के ऊपर में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है बताएं आप सभी को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी कि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है जिसके कारण से तेल फैल जाता है उस पर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है ये आपका आर्किमिडीज होगा। तो ये आपका आर्किमिडीज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो आयतन के बराबर पानी हटा दे तो वो नाव समुद्र में या पानी में डूब जाएगी। अब आइए, यांत्रिकी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से चलेगा आपका उष्मा टॉपिक। तो हेडिंग लगाइएगा आप सभी उष्मा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेवी ने। याद रखिएगा, डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस के पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का भी मात्रक जूल ही होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए, उष्मा का सबसे अच्छा चालक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तांबा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। उष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन सा है? ऊन हो गया, नायलॉन हो गया, कपास या रेशम? तो राइट आंसर होगा ऊन जो है उष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक है, यानी कि जिससे उष्मा गमन ना कर पाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन ही होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी पूछा गया है ना, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 4.2 × 10 जूल हो जाएगा। अगर यही 1 कैलोरी का पूछता तो 4.2 जूल होता। अगला है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? देखिए, बर्फ पर दाब अगर बढ़ाइएगा तो इसका गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। ये रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप इसका -273 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, परम शून्य ताप केल्विन में। अगला है सेल्सियस में था, सेल्सियस में। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप। देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का समान तापमान। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि मानव शरीर का समान ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हमसे प्रयोग करते हैं किसका? तो राइट आंसर होगा मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत ऊंचे तापमाप मापने के लिए या उच्च तापमापी का भी प्रयोग करते हैं हम सभी। तो मरकरी दिया है, तो मरकरी करेक्ट आंसर होगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं? तो राइट आंसर होगा गर्मी के कारण ट्यूब फटता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। गर्मी के सीजन में अधिकांशतः हवा भरते भरते ट्यूब फट जाता है, वो गर्मी के कारण फटता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है इसका दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोलन में लगा हुआ आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी कारण से लोलक की घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। अगला है 2 रेल पटरियां के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? जब 2 पटरी देखिएगा तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों छोड़ा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है। जैसे रेल उस पटरी पे दौड़ता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म होते होते वो सट जाता है, ठीक है। तो अगर गैप नहीं छोड़ेगा तो ज़्यादा सटने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें उभार हो जाएगा, और वहीं ठंडी होने के बाद क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की विधि है। तो देखिए ऊष्मा संचरण की विधि चालन विधि, जैसे कि क्षण गर्म होता है चालन विधि, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि। याद रखिएगा जो सूर्य का ऊष्मा जो पृथ्वी पे आता है वो आपका विकिरण की विधि, तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। याद रखिएगा आप सभी, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद तांबा आपको टिक करना है, तो पहला चांदी को प्राथमिकता देना है। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। राइट आंसर होगा उसमें विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्मी होगी। याद रखिएगा आप सभी, एक कमरा को बंद कर दीजिए और टेबल फैन चला दीजिए तो गर्मी ज़्यादा लगेगा आपको। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा सबसे अच्छा कुचालक है? यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, कुचालक की नहीं, सुचालक की बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का पानी जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अवरक्त किरण। याद रखिएगा अवरक्त किरण जो है ये आपका सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला आगे है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि वे, तो ऊनी कपड़ा जो है सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है। इसका कारण है कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जो ऊनी कपड़े हैं ये ताप के अच्छे रोधक रहते हैं, जिसके कारण से हमारा शरीर का तापमान क्या रहता है, मेंटेन रहता है और हमें ठंडा ना लगता है। थर्मल फ्लॉक्स के आविष्कारक हैं। थर्मल फ्लॉक्स के आविष्कारक जो हैं ये कौन हैं? तो राइट आंसर होगा डीवार। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा बताइए कि जो ठंडी एमसीक्यू को लगता है, ठंडी कैसे लगता है? कि बाहर से हवा निकलने के बाद ठंडी लगता है या हमारे शरीर से हवा बाहर निकलता है? बता सकते हैं आप सभी? नहीं, हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर जाने के कारण हमें ठंडा महसूस लगता है, क्योंकि हम सभी का शरीर का तापमान ऑलरेडी देखते 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा तापमान है शरीर का। अगला है कि निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये आपका -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला है ऊर्ध्वापातन या ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं। तो देखिए ऊर्ध्वापातन जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, जैसे कपूर जो होते हैं, कपूर ये सबसे अच्छा उदाहरण है ऊर्ध्वापातन का। तो याद रखिएगा आपसे, कपूर हो जाएगा, नैप्थलीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये तीनों ऊर्ध्वापातन का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट ठोस रहता है। जैसे ही इसमें आग दीजिएगा आप सभी, ये तुरंत गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा आप सभी। तो जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदले उसी को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। गलनांक के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि ठोस जब गल जाए या पिघल जाए उसे क्या कहते हैं, पिघलना कहते हैं, द्रव कहते हैं।
अगला है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो कोई ठोस पदार्थ है, उसमें अगर ताप दीजिएगा और वो पिघल कर द्रव बन जाए तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, उसे हम सभी गलनांक कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, गलनांक हो जाएगा क्योंकि वो गल रहा है, पिघल रहा है। अगला है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को हम सभी किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, कोई द्रव है और उसको हम ठोस बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, बताएं आप सभी को, किसका उदाहरण हो जाएगा, ठोस का उदाहरण होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, वाष्पीकरण क्या होता है कि कोई भी द्रव था और डायरेक्ट वो भाप में बदल गया, द्रव भाप में बदल गया तो वो क्या हो गया, वाष्पन हो गया। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा पिघल जाने से गिलास में पानी का आयतन क्या होगा, तो कोई परिभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, बर्फ पिघले या कुछ भी हो, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद उड़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट समान तापमान बनाए रखता है। अगला है सूर्य की सतह का ताप होता है, तो देखिए सूर्य की सतह की ताप की बात यहाँ पर किया गया है, तो 6000 डिग्री केल्विन होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से हम सभी किरण लेते हैं और उसको विद्युत में बदल देते हैं, इसका कार्य कौन करता है, सौर सेल करता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, सौर सेल करता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, जनरेटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, मोटर करता है। उसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, विद्युत सेल करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 डिग्री केल्विन एवं भाप बिंदु डैश पर अंकित किया जाता है। हिमांक को 273 डिग्री केल्विन, तो भाप को अंकित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 373 डिग्री पर किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि हिमांक मतलब क्या हो, गलन बिंदु, यानी कि जमाव बिंदु 273 डिग्री केल्विन है, तो वहीं पर भाप बिंदु यानी कि वो पूरा तापमान के साथ में भाप बन के उड़ना शुरू कर दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 373 डिग्री केल्विन होगा। अब यहाँ से देखिए ऊष्मा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप सभी का शुरू होगा ध्वनि यानी कि साउंड शुरू होगा। तो आपसे हेडिंग लगाइएगा साउंड का। पहला प्रश्न है कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, तो देखिए अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चमगादड़ प्रासरव तरंगों कि उत्पन्न करके उसकी सहायता से उड़ते हैं। तो चमगादड़ प्रासरव तरंगे उत्पन्न करके उसकी सहायता से रात में ये उड़ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको दिखाई नहीं देता है, प्रासरव तरंग छोड़ते हैं और वही जैसे रास्ता में अगर कोई भी चीज़ आया तो समझ जाता है कि आगे कुछ है खतरा, और जैसे पार हो गया तो समझ लीजिए कोई खतरा नहीं है, तो वो प्रासरव तरंग की मदद से वो अपना रास्ता साफ कर लेता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। याद रखिएगा आप सभी। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक ठोस में गमन करती है या स्टील में। अगला है ध्वनि तरंगों की अधिकतम चाल किसमें होती है, तो इस्पात या ठोस कह सकते हैं आप सभी, या स्टील भी दिया रहता है। निर्वात में सिर्फ प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो निर्वात इसका नहीं होगा। अगला है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए 330 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग होता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायुयान के। अगला है डेसिबल है, तो डेसिबल ध्वनि अस्त्र की मापने की इकाई है डेसिबल, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में होती है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसी कारण से हमें आवाज़ इसका पतला सुनाई आपको
देता है और पुरुषों का मोटा आवाज सुनाई देता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा उसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। डेसिबल की यहाँ पर बात किया कि ज़्यादा शोरगुल जो होता है किस डेसिबल से अधिक मनुष्य के लिए खतरा हो सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 95 dB, 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण है, तो देखिए प्रतिध्वनि के कारण की बात किया जाए तो ऑप्शन में ए हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। 1/10 सेकेंड इसको कर लीजिएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये आपका परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो सी राइट आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिएगा परावर्तन के कारण। अगला है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर डैश तक होती है। यहाँ पर श्रव्य तरंगों की बात किया गया है और इस तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक याद रखिएगा आप सभी, ये श्रव्य तरंग। और अविश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होता है, जबकि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है, जिसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग लाए जाते हैं, तो देखिए सोनार का प्रयोग 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेव ही छोड़ा जाते हैं, जैसे कि अगर रास्ता पता करना होता है समुद्र में जहाज के द्वारा, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा ही पता करता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित हैं, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ध्वनि से। अगला क्वेश्चन, यहाँ से अब सभी का ध्वनि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से शुरू होगा आपका प्रकाश, तो हेडिंग लगाइएगा प्रकाश। क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग याद रखिएगा आप सभी। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य होते हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य होते हैं, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये आपका हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं। अगला है कि प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम सभी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा विवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिएगा एक यहाँ पर एक चिकना पृष्ठ था, यहाँ से एक प्रकाश आया और एक चिकना पृष्ठ पे यहाँ पे टकराया और उसके बाद पुनः उसी रास्ता में चल गया, तो इससे हम सभी परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब बर्तन में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको थोड़ा सा उठ के दिखाई देगा या टेढ़ा दिखाई देगा, जैसे कि एक समुद्र में पानी है, ठीक है, इसमें मछली तैर रही है, तो मछली जो दिखाई देगा आपको हमेशा थोड़ा सा जिस जगह पे है उससे थोड़ा आपको ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि एक पानी गिलास में भरा हुआ है और इसमें सिक्का आप डुबा दीजिए, तो सिक्का आपको जिस अवस्था में है उससे थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि गिलास में एक चम्मच डाल दीजिएगा और उसको देखिएगा दूर से तो आपको टेढ़ा दिखाई देगा, ये अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो ये रोमर ने ज्ञात किया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, ठोस में ना के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक बात किया गया है तो 1.3 सेकेंड होगा, याद रखिएगा आप सभी। चंद्रमा से पृथ्वी की बात किया गया है, यहाँ सूर्य से पृथ्वी की बात नहीं हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की बात करता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, कितना 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, तो सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह आपका 8 मिनट 30 सेकेंड या ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड है, तो वो भी आपको टिक करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 8 मिनट के अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। अगला है प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है,
राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटी, जिसे कोरोना कहा जाता है, यही दिखाई देता है। अगला है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होगा। विरल से सघन में आए तब क्या होगा, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आया और उसके बाद जो है कि यानी विरल से आया सघन में, तो यहाँ देखिएगा तो अभिलंब, ये जो होता है ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, किस पे, तो एंडोस्कोपी जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, जो आपसे ऑप्टिकल फाइबर जो देखते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। जो रेगिस्तान में मृग मृचिका जो चमकता है, ध्यान दीजिएगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हीरे चमकदार दिखाई देता है किस कारण से, तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मृग तृष्णा जिसे हम मृग मरीचिका भी कहते हैं, इसका बनने का कारण क्या है, तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होता है। याद रखिएगा आप सभी, ऊपर में लाल होता है और नीचे में आपका बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी बैगनी हो जाएगा, कुल 7 होते हैं। अगला है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है पता है आप सभी को, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। आकाश का रंग किसके कारण से नीला प्रतीत होता है, तो ये आपका परिकिरणन के कारण से होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी ही है, जिसके कारण परिकिरणन के कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है, बट वास्तव में आकाश काला है। याद रखिएगा आप सभी, जैसे कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री से पूछेगा कि आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो हमेशा बोलेगा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अभी यही बताएं कि काला दिखाई देता है। अगला है उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों। जब भी देखिएगा कि सूरज उग रहा है उस समय भी आपको लाल दिखाई देगा, जब डूबेगा उस समय भी लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का परिकिरणन कम होता है, याद रखिएगा, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण लाल रंग का हम सभी खतरे में भी लाल रंग का उपयोग करते हैं, जबकि अगर बैगनी रंग की बात किया जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है, ध्यान दीजिएगा आपसे। या नीला रंग का समुद्र नीला किसके कारण से प्रतीत होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, जो आकाश का परावर्तन है तथा जल के कणों के परिकिरणन के कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता, देखिए विक्षेपण सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम विक्षेपण किसका है, बैगनी का है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों, आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा कि वातावरण के वायु कण सूर्य के किरणें विकर्णित करते हैं, जिसके कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है कि कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार शीशा लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का शीशा लगाया जाता है। जो साइड मिरर आप भी देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण होता है, जबकि हेडलाइट में अवतल होता है। दांत के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो कार के हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए जो अवतल दर्पण होता है ना, ये किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाई देता है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है ये क्या करता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है। याद रखिएगा जो साइड मिरर लगा रहता है इसमें दूर दूर का जो कार हो गया या कोई वस्तु होते हैं तो वो देखिएगा एक छोटा सा शीशम आपको पूरा जगह का दिखाई देगा, तो क्या करता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है, बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम सभी किस दर्पण को लाते हैं, तो ये उत्तल दर्पण को ही लाते हैं, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करते हैं जैसे करता है,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। लेंस की क्षमता का एक एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। लाल, हरा, नीला, इसी से सारा रंग का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी है? तो 25 सेमी है, अधिकतम अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तब उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है और नज़दीक की वस्तु देख रहा है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझिएगा, जो उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे निकट की दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा उसको। तो वही पूछा गया कि दूर की नहीं दिखाई दे रहा है बट निकट की दिखाई दे रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अब निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम सिर्फ अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं दूर दृष्टि दोष की बात किया जाए तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु हमको दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है बट निकट का दिखाई नहीं देता है। अब निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। बात समझे? जोन सा दोष है, जैसे निकट है तो निकट में दिखाई देगा निकट का, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट का नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर का अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए अवतल लेंस लगाएंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा उसको, दूर का नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए हम सभी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कि चश्मे का लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ दूर दृष्टि पूछा गया, हाइड्रोमाइपिया पूछा गया है, तो इसमें दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, वर्णधनता को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए, वर्णधनता की बात किया जाए तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। वर्णधनता किसी से भी दूर नहीं होता है और ये आपका जो होता है ये खानदानी चलते आता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर आपके दादा को है तो आपके पिता को भी होगा, अगर आपके पिता को है तो आपके भाई या आपको भी होगा। तो ये वर्णधनता खानदानी चलता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसका उपचार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि जड़ा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जड़ा दृष्टि दोष में। अगला है मायोपिया से तात्पर्य है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा, मायोपिया से तात्पर्य है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, तो यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोमायोपिया से तात्पर्य है दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण के कारण से तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। अब आइए हम सभी देखते हैं विद्युत को। इससे पहले प्रकाश को देख रहे थे, अब विद्युत को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये कूलाम का नियम है कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल जो संबंधित हैं, ये कूलाम का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी महंगा होने के कारण हम इसे बिजली में प्रयोग नहीं करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं। बिजली का कार्य बनाने के लिए व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि
जो बिजली का कोई भी कार्य करते हैं तो देखिएगा व्यक्ति रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा। शुष्क सेल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा आपसे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत प्रकाश में परावर्तित होता है? जो ट्यूबलाइट में है इसमें व्यय जो ऊर्जा दिया जाता है कितना प्रतिशत प्रकाश में परावर्तित होता है, यानी कि प्रकाश हमको देता है? तो राइट आंसर होगा 60 से 70%। बाकी बात जो आपका 30% है वो बर्बाद हो जाता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऊर्जा का इकाई हो जाएगा ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तड़ित चाल बनाए जाते हैं तो तांबे से बनाए जाते हैं, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। अब आइए चुंबकत्व को हमसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है, टॉपिक लगाइएगा आपसे भी, हेडिंग चुंबकत्व। चुंबक क्षेत्र का मात्रा होता है। राइट आंसर हो जाएगा गॉस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण को इंगित करती है कंपास की सुई, चुंबक वाला। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है सदैव, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए चुंबकीय सुई जो है ये आपका उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है या बताता है। फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम की बात किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबक क्षेत्र में हो, यही आपका बाएं हाथ के नियम को दर्शाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो दर्शाते हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, सी राइट आंसर होगा। डायनमो विद्युत जनित्र जिसे कहा जाता है, ये कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही डायनमो कार्य करता है, जिसे हम से विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है विद्युत मोटर। लेंज का नियम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का संरक्षण ही लेंज का नियम है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी, यहाँ से अब शुरू होता है आपका आधुनिक भौतिकी। समझिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा चैटविक ने। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की नाभिक का अवयव होता है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की बात किया गया था, चैटविक होता। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन का बात करता तो जे थॉम्सन हो जाता। परमाणु के नाभिक का अवयव है, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये देखिएगा नाभिक है, इसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सेल में चक्कर लगाता है, यानी बाहर रहता है, और ये आपका ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। अगला है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया?
तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो एंडरसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो ये नाभिक के भीतर में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं, समस्थानिक परमाणुओं में होती हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा आप सभी, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में। क्वेश्चन है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पॉलिनियम का सबसे ज्यादा समस्थानिक है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन इसे कहा जाता है। अगला है कि परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई के नाम पर पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई के नाम पर क्यूरी पड़ा है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों, याद रखिएगा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि से हम सभी पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए रडार का उपयोग जो होता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्गदर्शन देने के लिए, रास्ता बताने के लिए या ढूंढने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि बिना शल्य चिकित्सा की पथरी का इलाज जो होता है ये किससे होता है? लेजर से होता है। ये लेजर किया गया है, लेजर कीजिएगा, लेजर से होता है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से अब आइए, यहाँ से आपका शुरू होता है विविध भौतिकी का। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। उसके बाद है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका जे.एल. बेयर्ड्स के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा जे.एल. बेयर्ड्स के द्वारा किया गया था। अगला है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो ये आपका विमान का आविष्कार किया था। अगला है एक्सरे किरण का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था एक्सरे किरण का आविष्कार। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था आपका H.T. मेमन ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, H.T. मेमन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है ये आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का वाटरमैन थे, याद रखिएगा फाउंटेन पेन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है ये आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर किसके माप के लिए प्रयोग की जाती है? देखिए मैनोमीटर जो है ये आपका गैसों की दाब की माप के लिए प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का हम सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता को, तो याद रखिएगा आप सभी लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। वायु की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से ही मापी जाती है अपेक्षिक आर्द्रता को, तो बी राइट। पदार्थों की प्राकृतिक एवं संगठन केमिस्ट्री का है क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, इसे हम सभी तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे वायु। वायु क्या है? ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बनने के पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्लाज्मा कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, वायु है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं वायु को, ध्यान रखिए। वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कोयला है तो कोयला एक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हीरा है एक तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तत्व है हीरा। अगला टॉपिक है परमाणु संरचना। क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जॉन डाल्टन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते परमाणु के नाभिक में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, चैडविक ने जो है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी परमाणु कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? तो इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडियो सक्रियता की इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, क्यूरी जो है कि रेडियो सक्रियता की इकाई है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एफ जूलियट एवं आई क्यूरी के द्वारा किया गया था कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। अगला टॉपिक है, समस्थानिक, संभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक है। क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? 3। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा, पोलोनियम में जो है सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आइसोटोन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोन। अगला क्वेश्चन देखिए, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन। क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। अगला क्वेश्चन है, ससंयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है ससंयोजकता में। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन अणु में
राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एकल ससंयोजक बंधन होता है मीथेन अणु में। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैद्युत संयोजक बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे जल के अणुओं में हाइड्रोजन के कारण जो है कि जल का अधिक क्वथनांक होता है। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें, ऑक्सीजन का संयोजक होता है, विद्युत घनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीकरण कहा जाता है, इससे ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे इसे अवकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला टॉपिक है अम्ल भस्म एवं लवण है। क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है जो, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रोटॉन देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार की परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अम्ल जो कि लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्षार करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भस्मों का स्वाद होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे खारा होता है भस्मों का स्वाद। अगला क्वेश्चन है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोरेंस ने जो कि पीएच मान का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7 होता है उदासीन घोल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड दूध का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है इसकी संयोजकता होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 होगी, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। अगला टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण। क्वेश्चन है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो ये नियम किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे वॉयल का नियम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका नियम है, वॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के दाब घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वॉयल के नियम से निकलता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ग्राहम ने किया था गैसों के विसरण का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ग्राहम का नियम है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वायु में हल्की गैस है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ओमोनिया जो है वायु में हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीश रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे विसरण के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है विलयन। क्वेश्चन है विलयन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है विलयन। अगला क्वेश्चन ये बनने की धुआं उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है धुआं। अगला क्वेश्चन है वायु उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गैसों का गैस में विलयन जो है ये वायु का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मक्खन कोलोइडी यंत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे जेल है। अगला क्वेश्चन है पनीर उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे जेल सॉल का उदाहरण है पनीर। अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे एम्बुलेंसन का उदाहरण है दूध, सी राइट आंसर है। कोलोइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे ग्राहम को माना जाता है फ्रेंड। अगला टॉपिक है वैद्युत रसायन। क्वेश्चन है धन आवेशित आयन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे केटायन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऋण आवेशित आयन कहलाता है, तो इसे एनायन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऋण आवेशित आयन को एनायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं वो कहलाते हैं, तो इसे हम सभी आयन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। वह अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं उसे हम सभी आयन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है शुष्क सेल। अगला टॉपिक है ऊष्मा रसायन। क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया में, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्मा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम पर जब पानी डाला जाता है तो प्रतिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया के कारण होती है। अगला टॉपिक है रासायनिक गतिकी एवं रासायनिक साम्य। क्वेश्चन है वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती है कहलाते हैं, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएंगे अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ये कथन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे द्रव्यमान अभिक्रिया का ये नियम है, ये कथन है। अगला टॉपिक है उत्तोलन। क्वेश्चन है उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे बर्जिलियस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक विषय होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्रिया निरोधक का विषय होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो इसे हम सभी मीथेन कहते हैं जो कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे मरकैप्टेन भरकर जो कि इसे सुगंधित बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गोबर गैस में मुख्यतः होता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ब्यूटेन गैस होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, परनोद कहलाते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, मंद दहन क्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, CO गैस प्रयुक्त होता है अग्निशामन में। अगला टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डोब्रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, मोसले ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, परमाणु द्रव्यमान है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवों की कुल संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, 7 है। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे भारी धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, ऑस्मियम जो है फ्रेंड वो सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे हल्की धातु क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ऑक्सीजन है। अगला टॉपिक है, तत्वों के लैटिन नाम। क्वेश्चन है, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑर्जेंटम है इसका लैटिन नाम। अगला क्वेश्चन है, पारा मरकरी का लैटिन नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, हाइड्रागायरम जो है पारा का लैटिन नाम है। अगला क्वेश्चन है, सीसा का लैटिन नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पलम्बम जो है सीसा का लैटिन नाम है। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओरम। ओरम सोना का लैटिन नाम है। अयस्क क्वेश्चन है, पारे का मुख्य अयस्क क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सीने बार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का अयस्क क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्जेंटाइन है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की, किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, चिली सॉल्ट पीटर से जो है कि सोडियम प्राप्त किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा आप सभी। किस धातु का है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, गैलिना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पारा का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है, पारा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, रेडियम का है। किस धातु का है, रेडियम का है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फेल्सपारा किसका स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, एल्युमिनियम का स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट। अगला टॉपिक है, धातुएं और उनके यौगिक हैं। क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, तैरता हुआ जलने लगेगा अगर सोडियम के टुकड़े को पानी पर रखा जाता है तो।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोडियम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, साधारण नमक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सोडियम क्लोराइड, जो है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट है फिटकरी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, जो है इस समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा, जो डबल रोटी में बनाने में प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट है फ्रेंड। याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ रखने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बाइकार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेट्रोलियम को जाना जाता है द्रव सोना के नाम से, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो हम सभी कह सकते हैं पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन, बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन गैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे मीथेन गैस, जो है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का क्या है? मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन क्या है फ्रेंड? वो बायोगैस का जो है वो मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मीथेन गैस। खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी, वो किस गैस का प्रयोग करते हैं? मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं हम सभी घर में, रसोई घर में। उसमें क्या क्या रहता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी गैस सिलेंडर में जो भरी जाती है वो मुख्य रूप से मीथेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? डाइक्लोरोमीथेन कर सकते हैं हम सभी, 2 बार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृत्रिम कपूर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेक्सा क्लोरोइथेन है कृत्रिम कपूर। क्या है? हेक्सा क्लोरोइथेन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। जैसे कि कच्चे आम को पकाने के लिए या कच्चा केला को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट
ल्यूसाइड बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, किस गैस से? एसिटिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, फ्री ऑन लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? फ्री ऑन का। अगला क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पायरिन अग्निशामक प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिक पेयों में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, एथाइल एल्कोहल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है, इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एथाइल एल्कोहल के कारण होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शराब का निर्माण किस क्रिया परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे किण्वन के कारण होता है शराब का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल चींटियों में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल जो है फ्रेंड ये लाल चींटियों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल का अंतः छेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो कौन सी अम्ल छोड़ती है? तो फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिक एसिड का वाणिज्यिक नाम है सिरका। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सैट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टार्टिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्याय बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, जो मानव गुर्दे में पथरी पाई जाती है यह किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। याद रखिएगा आप सभी, डीडीटी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फेनेसिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा आप सभी, फेनेसिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बेंजोइक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ट्राइक्लोरो एसिड अम्ल जो है यह सबसे प्रबल अम्ल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में जो दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पाराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, पाराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से
निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन एक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे पॉलीएमाइड जो है कि एक नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड हैं, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है RDX का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रिसर्च डेवलप्ड एक्सोप्लोसिव जो है कि RDX का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है विस्फोटक RDX की खोज किसने की और कब की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हेनिंग ने 1899 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ए नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे एनाल्जेसिक, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिनकोना के छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्लोरोक्विन है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वियाग्रा एक है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कामोत्तेजक दवा है वियाग्रा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंटीपायूरेटिक है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने वाले साबुन में मिला होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी मिला होता है, कॉस्टिक पोटास रेजिनामा गिल्सरॉल ये सभी मिला होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे तांबा एवं जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे शीशा एवं टिन से बने होते हैं। ऐसे तो फ्यूज का तार जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, पर शीशा और टिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है शोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टिन और शीशा का घटक है, टिन और शीशा से शोल्डर बनता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्रोमियम लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर पर परत होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जस्ते की होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान का है बायोलॉजी का। क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पुरकेंजे ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, बॉटनी का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला को टॉपिक है विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वन के विकास का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भूमि का किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ऑलेरिकल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है पादप जगत
का वर्गीकरण। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लिनियस को कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लिनियस है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे स्पेसीज हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है एक गोल बीजाणु कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक सर्पिल जीवाणु कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे स्पाइरिलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है त्रिपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे माइक्रोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है तारा निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे त्रिपेदिक से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बैक्टीरिया से होता है दूध खट्टा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लैक्टोबैसिलस, ये जो है दूध से दही बनाने में मदद करता है जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विषाणु कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एड्स का कारण क्या है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स रोग होता है, याद रखिएगा। ज़्यादातर शारीरिक संबंध से एड्स रोग होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे आत्सक रोग, ये जो होता है वो HIV द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक सूची का RNA होता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एड्स फैलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शारीरिक संपर्क से एड्स रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है सार्स क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विषाणु जनित रोग है, सार्स याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विषाणु के कारण उत्पन्न होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विषाणु है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अरग अगर किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शैवाल से प्राप्त होता है, सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कोप्रोफिलस कहा जाता है, इसे डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जाइगोसैक्रोमाइसीज है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है जाइगोसैक्रोमाइसीज। अगला क्वेश्चन है टीका रोग किस में होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मूंगफली में टीका रोग होता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कवकों के द्वारा जो होता है वो लाल सड़न रंग गन्ने में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साइकस से बनाया जाता है। अगला टॉपिक है पादप आकारिकी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आलू। आलू क्या है? जड़ नहीं बल्कि तना है, जबकि गाजर शकरकंद मूंगफली क्या है? जड़ है। अगला क्वेश्चन है गाजर एक है? तो गाजर क्या है? एक जड़ है। अगला क्वेश्चन है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्तंभ मूल
नारा का कहा जाता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आलू के खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जड़ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आलू। आलू क्या है फ्रेंड, ये एक तना है। अगला क्वेश्चन है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे परकंद। परकंद जो है फ्रेंड ये हल्दी के खाने योग्य हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है अदरक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे राइजोम। राइजोम क्या है, ये एक अदरक है। अगला क्वेश्चन है प्याज परिवर्तित रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तना का परिवर्तित रूप है प्याज। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रेफिलेशिया द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे ब्लूफिया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, ब्लूफिया। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुष्पकरण जो है फ्रेंड ये फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुष्प है। अगला क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सेब जो फ्रेंड ये एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन है नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा डूब। डूब जो है ये नारियल तथा आम के फल होते हैं। अगला क्वेश्चन है पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मध्य फल वीति होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एरिल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भ्रूण पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है सेब एवं नागपाती में खाने योग्य भाग होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मांसल पुष्प शासन जो है ये सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है चावल दाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एक बीजीय फल है ये। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बादाम में बीज होता है पर फल नहीं होता है। अगला टॉपिक है आवृत्ति बीजों की वर्गीकी। क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोलेनेसी से हैं। अगला क्वेश्चन है कपास संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मालवेसी से कपास संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है, राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सोलेनेसी कुल का पौधा है बैगन। अगला क्वेश्चन है कपास के पौधे का वंशीय नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोसिपियम, ध्यान रखिएगा कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, गोसिपियम। अगला क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेंजिफेरा इंडिका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ट्रिटिकम एस्टिवम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थिया साइनेंसिस है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है, थिया साइनेंसिस सी राइट आंसर रहेंगी। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शाक है मटर पौधा। अगला क्वेश्चन है केसर उत्पन्न होता है, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे क्रोकस से, वर्तिका तथा वर्तिका ग्रह से होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लौंग होता है एक, राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शुष्क पुष्प कलिका होता है लौंग। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बीजों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पेपर
सोमनीफेरम से जो है अफीम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कुनेन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे आंवला। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे राउबुल्फिया जाति से होता है उच्च रक्तदाब रोकने हेतु औषधि प्राप्त। अगला क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोयाबीन में होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे की कली से प्राप्त होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से की जाती है। डी राइट आंसर है। अगला टॉपिक है पादप कार्य की। क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जाइलम के द्वारा होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 16 तत्वों की जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए धान का खैरा रोग या लघुपथ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी का वीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एमओ की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे एमजी की कमी के कारण जो है कि पत्तियों में हरी महीनता की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी वाष्पीय भागों से होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बाहर निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम आती है प्रकाश संश्लेषण की दर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे CO आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जल है। ध्यान रखिएगा आप सभी क्या है? जल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित भूमिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे प्रकाश का अवशोषण का है। अगला क्वेश्चन है शोषण मापन का यंत्र कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोटोमीटर कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है ATP का अभिपर्याय है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ATP का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एथिलीन है फल पकाने वाला हार्मोन भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती गति होती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कंपाणु कुंचन के कारण जो है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रोरोह का मुड़ना कहलाता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला टॉपिक है पादप रोग। क्वेश्चन है पादप रोग का सबसे उत्तरदायित्व कारक कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फफूंदी है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हरे शैवाल के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे केसी मेहता हैं। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा केसी मेहता। अगला क्वेश्चन है गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायित्व कवक है? डी राइट आंसर हो जाएगा
कोलेटोट्रिकम फालकेटम है। डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है आलू में होने वाली उत्तरभावी अगमारी रोग के लिए उत्तरदायित्व कवक है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा फाइटोपिथेरा इन्फेस्टेनन से, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सेथिल रोग जो है फ्रेंड, इसे रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है पादप उत्तक। क्वेश्चन है व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सोचेंगे कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सुझ जाएंगे इसमें वार्षिक विलियों की संख्या के आधार पर जो है कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न में से किस कारण से। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से जो है शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है। अगला टॉपिक है पादप अनुवांशिकी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे खुराना ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, हरिगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे वाटसन के द्वारा कहा गया था। अगला टॉपिक है कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रॉबर्ट हुक ने दिया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साइटोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्रोमोप्लास्ट करता है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग। अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे क्लोरोप्लास्ट करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। अस्त्रावी करना। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे प्रागमीय होती है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुरकेंजे ने किया था, ध्यान रखिएगा जीव द्रव का। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव जीव विज्ञान का वह भौतिक आधार है यह किसका कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हेक्सले की कथन है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रीटर को जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एजी टेंसले ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने, एजी टेंसले ने। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं उपघटकों से बनती है खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागर है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन से जाएंगे वनारोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सूर्य से प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है प्रदूषण। क्वेश्चन है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CO एवं SO माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अगला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाए। अगला क्वेश्चन है ताजमहल की क्षति पहुंच रही है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से जो कि ताजमहल की क्षति हो रही है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषकों को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड का। अगला क्वेश्चन है डीडीटी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अजीब उपघटनीय प्रदूषक से डीडीटी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे O2 जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला टॉपिक है जंतु विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसे डेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एंटेमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है तितलियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन जाएंगे एक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पक्षी का अध्ययन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोओंटोलॉजी कहा जाता है विलुप्त प्रणालियों की अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है हिस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्तक का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा डेमोग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम पालन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सेरिकल्चर कहा जाता है रेशम पालन को। अगला क्वेश्चन है अंतरंग अंगों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सोप्लेक्नोलॉजी कहा जाता है अंतरंगों का अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ओडोंटोलॉजी है, ये राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में कुल हम सभी 600 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था। आज के क्लास के सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा और पढ़ाई आप सभी अभी करते रहिएगा। जय हिंद।